हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट में हम पढ़ेंगे विकेरियस लायबिलिटी यानी कि प्रतिनिधिक दायित्व। कोई भी अपकृत्य अगर किया जाता है तो उसका लायबल वही व्यक्ति होगा जो अपकृत्य करता है। सामान्य धारणा हमारी यही रहती है कि कार्य जो करने वाला व्यक्ति है वही उस कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, वही उस अपकृत्य के लिए दोषी माना जाएगा, चाहे उसने वो कार्य उपेक्षा से किया हो या ना किया हो, मैंसेरिया से किया हो यानी दुराशय से किया हो या ना किया हो, उसका कार्य करने की वो आशय था या ना था, परंतु जिस व्यक्ति ने कार्य किया है वही व्यक्ति उस कार्य के लिए दोषी माना जाता है। इसका ये टॉपिक एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। यहाँ पर कार्य करने वाला व्यक्ति दायी नहीं है, बल्कि कौन दायी होता है? उसका प्रतिनिधि व्यक्ति दायी होता है, जिसके अंडर वह व्यक्ति कार्य करता है। अब वह व्यक्ति कब कब दायी होगा और कब नहीं होगा, इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्रतिनिधिक दायित्व विकेरियस लायबिलिटी की एक प्राचीन विचारधारा क्या थी प्राचीन विचारधारा। उसमें दो मैक्सिम दी है। एक सबसे पहली मैक्सिम है आपकी रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर यानी कि जो ऊपर है, ऊपर वाले पद पर है, वह ही जिम्मेदार होगा, यानी कि जिसने जो सुपीरियर है वही रेस्पॉन्सिबल होगा। मालिक और सेवक, यहां पर सेवक से सुपीरियर कौन है? मालिक है। तो यहां पर सेवक द्वारा किए गए कृत्य के लिए मालिक ही जिम्मेदार होगा। ये माना जाता है कि मालिक के कहे अनुसार ही सेवक कार्य करता है और मालिक की स्थिति सेवक से अच्छी होती है, इसलिए सेवक द्वारा जो कृत्य किया जाता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल उसका मालिक, उसका ऑनर ही होता है। पर धीरे धीरे इस विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर बार मालिक की स्थिति सेवक से अच्छी ही हो। कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि सेवक की स्थिति मालिक से अच्छी होती है, तो उस सिचुएशन में जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। इसलिए इस विचारधारा को कैंसिल करके यानी कि इसको थोड़ा हटाकर इसमें कमी आई और एक विचारधारा और आई। क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा अपने कार्य किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा अपने कार्य करवाता है तो वह व्यक्ति उसके द्वारा यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाए गए कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर कार्य करे, तो वो अपने बाकी कामों के लिए किसी को नियुक्त कर सकता है, और अगर वो बाकी कामों के लिए किसी और को नियुक्त करता है तो जिसको नियुक्त किया है उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार जिस व्यक्ति ने उसको नियुक्त किया है वह होगा। इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मालिक हो गया और उसका क्या हो गया? ड्राइवर। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा गाड़ी मालिक ही चलाए। वो अपनी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को भी नियुक्त कर सकता है। तो यहां पर एक एग्जांपल दे देती हूं। मान लीजिए मालिक ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए दी है और उसको कहा है कि तुम एक पर्टिकुलर रास्ते से मत जाना, क्योंकि वहां पर स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर गड्ढे हैं या अच्छा रास्ता वो नहीं है। उसके मना करने के बाद भी
ड्राइवर उस रास्ते से जाता है तो क्या मालिक उसके लिए जिम्मेदार होगा, जबकि उसने उसके लिए मना पहले से ही किया था। तो ये जो टर्म्स है ये भी कुछ असंतोषजनक लगी। इन दोनों टर्म्स को हटाते हुए, उसके असंतोष को सुधारते हुए नई विचारधारा आई, एक आधुनिक विचारधारा आई इस प्रतिनिधित्व दायित्व को लेकर। तो प्रतिनिधित्व दायित्व को लेकर नई विचारधारा में क्या आया कि ये दायित्व आखिरकार उत्पन्न कैसे होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रतिनिधित्व दायित्व है। तो इसके 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले प्राधिकार, कि जिस व्यक्ति का प्राधिकार के अंतर्गत कार्य किया गया है वह व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा। मालिक और सेवक वाला हो गया, जिस व्यक्ति के प्राधिकार के अंदर कार्य किया गया है वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को जो 18 साल से कम उम्र का है उसको अगर कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दे दी जाती है, माता पिता के द्वारा दी जाएगी, और अगर उस बच्चे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके जिम्मेदार उसके माता पिता ही होंगे। दूसरा पॉइंट है आपका अनुसमर्थन। अगर किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति ने अपना समर्थन दे दिया है, यानी कि अगर किसी कंपनी के मालिक ने अपने किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, जिसने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य ही माने जाएंगे, चाहे वह कार्य कोई से भी हो। थर्ड पॉइंट, दुष्प्रेरण, अबेटमेंट। दुष्प्रेरण को हम आईपीसी में भी पढ़ेंगे। आईपीसी के सेक्शन 107 में 107 में दुष्प्रेरक की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद में वो पूरा जो चैप्टर है वो दुष्प्रेरण पर चलेगा। तो दुष्प्रेरण कौन होता है? दुष्प्रेरण यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाना, उसको उस कार्य को करने में सहायता प्रदान करना और उसके समर्थन में कुछ एक्ट भी करना, ये है दुष्प्रेरण। किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी बच्चे को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उकसा दिया जाता है कि एक्स नाम के व्यक्ति को जहर देना है, तुम इस प्लेट में ये डाल के उसे दे देना, तो बच्चे के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका जिम्मेदार वह व्यक्ति होगा जिसने उसको एक्चुअल में उकसाया है, भड़काया है या उसका दुष्प्रेरण किया है। तो वहां पर भी वही व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होगा जो दुष्प्रेरण भी करता है। अब फोर्थ पॉइंट आता है विशिष्ट संबंध। विशिष्ट संबंध वाले व्यक्ति भी प्रतिनिधित्व दायित्व में आते हैं। अब वे विशिष्ट संबंध कौन कौन से हैं? स्वामी और सेवक का। सेवक द्वारा कार्य किए गए हैं जो, उसका जिम्मेदार स्वामी होगा, परंतु कब होगा? जब वो उसके नियोजन में रहते हुए कार्य किए गए हैं। जब स्वामी ने सेवक को नियुक्त कर रखा है और उसके नियोजन में अगर कोई कार्य किया है तो वह उसका जिम्मेदार माना जाएगा। भागीदारी और फर्म का, अगर कोई भागीदार, कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है तो वह यह माना जाएगा कि वह फ्रॉड फर्म ने किया है। तो यहाँ पर यह फर्म के खिलाफ अगर कोई मामला आता है तो उसका जिम्मेदार भागीदार व्यक्ति ही होगा। मालिक और अभिकर्ता, अभिकर्ता के द्वारा अगर कोई कार्य किया गया है तो ये माना जाएगा कि उस कार्य का जिम्मेदार उसका मालिक या उसका प्रधान व्यक्ति है। तो ये है कुछ संबंध जो प्रतिनिधित्व दायित्व के अंदर आते हैं। अब हम इन रिलेशंस को और प्रतिनिधित्व दायित्व
कब बनता है और कब नहीं बनेगा, विद केस इन लॉ आगे पढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि स्वामी और सेवक के बीच में जो संबंध है या कोई भी नियोजन अनुक्रम में जो भी संबंध है, उस संबंध में कब वह कृत्यों के लिए जिम्मेदार होगा। स्वामी कब अपने सेवक द्वारा जो एक्ट किए हैं उसने, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि अकृत्य पूर्ण जो कृत्य किया गया है वह सेवक द्वारा प्राधिकृत हो, ऐसा कार्य किया है सेवक ने जो उसको प्राधिकार में आता है, उसका जो कार्य सेवक के प्राधिकार में आता है, तभी उसका मालिक जिम्मेदार होगा। जब उसने वो कार्य क्या किया है, अपने प्राधिकार में आते हुआ कोई कार्य किया है, तभी उस सेवक का मालिक उस एक्ट के लिए जिम्मेदार होगा। सेकंड पॉइंट, कृत्य स्वामी द्वारा अधिकृत हो। अब कार्य ऐसा होना चाहिए कि सेवक को वो कार्य उसके मालिक द्वारा सौंपा गया हो। ऐसा नहीं है कि मालिक ने वो कार्य नहीं सौंपा है और सेवक ने उस नियोजन के अनुक्रम से बाहर जाके अगर कोई एक्ट किया है तो उसके लिए मालिक कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है। ये राज्य है तो राज्य भी उस एक्ट के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा जो प्राधिकार से बाहर जाके कोई कार्य किया जाता है। थर्ड पॉइंट है प्राधिकृत कृत्य अप्राधिकृत तरीके से किया गया हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कार्य के लिए उसे सौंपा गया है वह कार्य अगर वह सही तरीके से करता है तो कोई बात नहीं, पर उसने वो कार्य कैसे किया हो, प्राधिकृत कार्य था और वो अप्राधिकृत तरीके से उसने किया है, तो यहाँ पर सेवक द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए मालिक जिम्मेदार होगा। अब हम देखते हैं कि स्वामी उत्तरदायी कब कब होगा, किन किन परिस्थितियों में स्वामी को उत्तरदायी माना जाएगा सेवक द्वारा किए गए कृत्यों के लिए। तो पहला पॉइंट है आपका सेवक के उपेक्षापूर्ण कार्यों के लिए। अगर मालिक का जो सेवक है, जो कार्य उसको सौंपे गए हैं, जो कार्य करने के लिए वह प्राधिकृत है, वह कार्य वह उपेक्षापूर्ण तरीके से करता है, नेग्लिजेंसी से करता है, इस तरीके से करता है कि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, तो उस कार्य के लिए, उस सेवक के कार्य के लिए उसका मालिक जिम्मेदार हो जाएगा। और यहाँ पे प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेवक की भूल। सेवक द्वारा अगर भूल से कोई कार्य किया जाता है तो उसका जिम्मेदार भी कौन होगा, उसका मालिक ही होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ब्राइल वर्सेस MLS रेलवे का एक मामला है। इसमें रेलवे ने कूली को ये कहा, रेलवे प्राधिकार में कूली को ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति गलत डिब्बे में बैठ गए हैं उनको बाहर निकाल के सही ट्रेन में सही डब्बों में बैठा दो। अब जो वादी था वो पहले से सही डब्बे में ही बैठा था, ट्रेन के सही डिब्बे में ही बैठा था, पर कूली ने उसको भूल से ये सोचते हुए क्या कि वह गलत डिब्बे में बैठा है, उसको खींच के बाहर निकालता है डिब्बे से, और वो जब उसे निकालता है, जबरदस्ती खींचता है, तो वादी को इस खींचतान में चोटें आ जाती है। तो यहाँ पर कूली के द्वारा जो किए गए कार्य के लिए रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। चाहे कार्य भूल से किया गया हो, पर प्राधिकार के अंतर्गत रहकर किए गए कार्य के लिए उसका मालिक स्वयं जिम्मेदार हो जाएगा और प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत अप्लाई होगा। थर्ड पॉइंट आता है सेवक के आपराधिक कृत्य के लिए दायी। सेवक द्वारा
प्राधिकार के नियोजन में रहते हुए अगर कोई आपराधिक कार्य किया जाता है जो कि उसके मालिक द्वारा नियुक्त है, मालिक द्वारा नियुक्त अगर कोई सेवक है उसके द्वारा अगर ऐसा कार्य किया जाता है तो वहां पे उसका मालिक ही जिम्मेदार होगा। इसका भी एक केस है, एक्सप्रेस परमानेंट बेनिफिट बिल्डिंग सोसाइटी वर्सेस पिकार्ड 1939 का ये मामला है। इस मामले में वकील का एक मैनेजर होता है और वो वादी से कुछ पैसे ले लेता है जमा करवाने के लिए, और वो एक्चुअल में जमा करवाता नहीं है और उससे वो पैसे लेके उससे धोखाधड़ी और जालसाजी करता है। तो यहाँ पर मैनेजर द्वारा जो एक्ट किया गया था उसके लिए उसका वकील को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि वकील के नीचे ही कौन था, उसका मैनेजर था और उसने उसे नियुक्त कर रखा था कार्य करने के लिए। तो यहाँ यह माना जाएगा कि यह वकील के प्राधिकार के अंतर्गत कार्य किया गया था, तो वह वकील उस मैनेजर द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है आपका सेवक का कपटपूर्ण कार्य। अगर सेवक द्वारा कोई कपटपूर्ण कार्य किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नियोजन के अनुक्रम में रहते हुए, उस कार्य के अनुक्रम में रहते हुए अगर कोई कपटपूर्ण कार्य किया जाता है तो उसके लिए उसका मालिक, उसका ऑनर जिम्मेदार होगा, या जो सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी का जो ऑनर है किसी का, तो वो वहां पर जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वामी के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन। स्वामी ने अगर सेवक को किसी स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो वहां पर अगर वह नियोजन के अनुक्रम में कोई एक्ट करेगा तो उसका मालिक जिम्मेदार होगा, और अगर नियोजन के अनुक्रम से बाहर जाके कोई कार्य करता है तो वहां पर मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, मालिक कहता है कि इस फला रास्ते से आप नहीं जाना क्योंकि वहां पे आपको नुकसान हो सकता है, गाड़ी को नुकसान हो सकता है या कोई और दुर्घटना घट सकती है। उसके मना करने के बावजूद भी अगर ड्राइवर उस रास्ते से जाता है और अगर कोई डैमेजेज होता है या किसी को चोटें पहुंचती है तो वहां पर उसका मालिक जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसके स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद भी वो उस अनुक्रम से बाहर जाके वो एक्ट करता है। तो ये तो हमने देखे कि मालिक कब कब जिम्मेदार हो जाता है, सेवक द्वारा किए गए कृत्य के लिए मालिक कब कब जिम्मेदार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कहां पर जिम्मेदारी नहीं आएगी, कहां पर जिम्मेदारी नहीं आएगी। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम उसको देखते हैं विद केस इन लॉ। तो अभी हमने देखे कि स्वामी और सेवक के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, तो वहां कब कब स्वामी है वह उस चीज के लिए अपने सेवक के कर्तव्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल, प्रतिनिधित्व दायित्व उसके अंदर आ जाएगा। अब दो मामले ये हैं जहां पर जो कार्य किया गया था, सेवक द्वारा जो कार्य किया गया था वो नियोजन के अनुक्रम से बाहर जाकर किया गया था, तो उन कार्यों के लिए कभी भी स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा। तो पहला मामला हमारा है ट्विन वर्सेस वीनस एक्सप्रेस 1946 का ये मामला है। इस मामले में जैसा कि मैंने बताया था कि उसको सेवक को गाड़ी जो साधन था वह कहीं किसी और रास्ते से लाने के लिए कहा गया था और वह उपेक्षापूर्ण तरीके से किसी अन्य रास्ते से लेकर आया और जिससे नुकसान हुआ, तो वहां पर जो उसका कार्य दिया गया था वह कार्य उसने नियोजन के अनुक्रम से बाहर जाके किया था, तो इस कार्य के लिए कभी भी स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरा मामला है एसबीआई वर्सेस श्रीमती श्यामा देवी 1978 का ये मामला है। इस मामले में वादिनी ने एक चेक दिया बैंक के कर्मचारी को और उसने कहा कि ये चेक मैं मतलब जो पैसे हैं वो मैं जमा करवा दूंगा। उसने वह पैसे
वह जमा पूंजी जो उस वादी ने दी थी जमा न करवाकर अपने स्वयं के लिए खर्च कर ली, स्वयं पर खर्च कर ली। तो यहाँ पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कर्मचारी था उसने जो एक्ट किया था वह नियोजन के अनुक्रम से बाहर जाके किया था, उसका यह कार्य नहीं था जिसके लिए वो नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर भी बैंक को उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना गया। तो ये हमने देखे हैं कुछ ऐसे मामले जहाँ पे स्वामी और सेवक के रिलेशन में कब स्वामी जिम्मेदार होगा और कब जिम्मेदार नहीं होगा। अब एक मेन टॉपिक है हमारा कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी आएंगे वे सब कर्मचारी उस कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के लिए राज्य सरकार कब रेस्पॉन्सिबल, कब जिम्मेदार होगी, कब वह प्रतिनिधि दायित्व अपने ऊपर लेगी और कब नहीं लेगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई कार्य राज्य सरकार के कर्मचारी के द्वारा प्रभुता संपन्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाएगा, प्रभुता संपन्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाएगा, तब राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगा, तब राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगा। परंतु अगर वह प्रभुता संपन्न जो शक्तियां हैं, जो वो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों से बाहर जाके अगर कोई कार्य करेगा तो वहां पर राज्य सरकार जिम्मेदार होगा। जैसे कि पुलिस को नियुक्त किस लिए किया जाता है कि अगर कहीं व्यवस्था बिगड़ रही है तो वह वहां जाए, कहीं दंगे हो रहे वहां जाए, उनको पकड़े, लोगों को जो ऐसा दंगे वगैरह फैलाने का कार्य कर रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दे। तो पुलिस के द्वारा ये जो कार्य किया गया है वह प्रभुता संपन्न अधिकारों के अंतर्गत किया गया है, उस क्राइटेरिया में किया गया है। तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा किए गए कार्य के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी क्योंकि यह उसके अंतर्गत किया गया कार्य है। परंतु उससे बाहर जाने के बाद में अगर कोई कार्य करता है तो वहां राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। तो अब देखते हैं हम सबसे पहला केस, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेज भारत राज्य सचिव 1868 का ये मामला है। तो इस मामले में क्या कहा गया था? इस मामले में कहा गया था कि अगर कोई कलकत्ता उच्च न्यायालय का ये मामला था और न्यायाधीश पीकॉक ने कहा कि कोई कार्य कर्मचारी के द्वारा अगर किया जाता है और वह प्रभुता संपन्न शक्तियों के अधीन किया जाता है तो वहां राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगा। परंतु अगर वह अप्रभुता संपन्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है तो उस कार्य के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। कितनी जिम्मेदार होगी? उतनी जिम्मेदार होगी जितनी कि एक प्राइवेट जो कंपनी है उसका मालिक अपने कर्मचारी के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां पर ये डिसीजन दिया गया। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रभुता संपन्न अगर कार्य होगा तो वहां पर कर्मचारी जिम्मेदार, कर्मचारियों के कार्य के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। परंतु अगर नहीं हुआ तो उसके लिए सेकंड केस आता है हमारा राजस्थान राज्य वर्सेज मुसम्मात विद्यावती AIR 1962 का ये मामला है। इस मामले में जिला कलेक्टर के ड्राइवर के द्वारा गाड़ी वर्कशॉप से मरम्मत करके वापस लाई जा रही थी और उस गाड़ी से एक व्यक्ति की जो पथ चालक था, जो चल रहा था, उसको टक्कर मारने पर मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उस सेवक द्वारा जो कार्य किया गया था वह प्रभुता संपन्न नहीं माना गया और राज्य सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो यहाँ पर
प्रतिनिधित्व दायित्व राज्य सरकार पर आ गया। थर्ड नंबर केस आता है आपका कस्तूरीलाल लरियाराम वर्सेज यूपी राज्य AIR 1965 का ये मामला है। इस मामले में ये हुआ कि ये जो कस्तूरीलाल और लरियाराम है, ये कुछ सोना और चांदी लेकर आया और उसको सोना चांदी को जब लेकर आया, वो बाहर से लेकर आया, तो उसको जब्त कर लिया गया ये कहकर कि ये इलीगल है। और पुलिस ने जब्त करके वो सारा जो सामान था वो अपने जो अभिरक्षा में था उसको ले लिया। चांदी तो उसको वापस लौटा दी गई, पर सोना उसने अपने पास रख लिया, पुलिस अभिरक्षा में अपनी कस्टडी में रख लिया। उस पुलिस कस्टडी में रखे हुए सोने को उनका एक पुलिस कर्मचारी लेकर पाकिस्तान भाग गया। अब यहां पर इसने कस्तूरीलाल ने अपने वापस सोने को प्राप्त करने के लिए केस लगाया, वाद डाला कि पुलिस के द्वारा जो ये मेरा सोना जब्त किया गया था ये गलत था, जो कि पहले से क्लीन चिट हो चुका था, अब मुझे वो मेरा सोना वापस चाहिए। तो यहाँ पर न्यायालय ने ये बताया, ये कहा कि जो पुलिस के द्वारा जो जब्त की गई चीजें थी या जो जब्त करना था, यह उसका प्रभुता संपन्न कार्य था, प्रभुता संपन्न कार्य था, इसलिए उस कार्य के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। और जो पुलिस अधिकारी के द्वारा जो एक्ट किया गया, जो भागा गया, वह उसका अलग कार्य और वह उस अपने कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ना कि उसके कार्य के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पर राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अब आता है थर्ड नंबर केस। आपका थर्ड नंबर केस क्या कहता है? एन नगेंद्र राव वर्सेज कंपनी वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1994 का ये मामला है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि आज की सिचुएशन में जबकि राज्य जो देश है वह लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पर प्रभुता संपन्न कार्य और अप्रभुता संपन्न कार्य, इन दोनों में भेद करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों कार्य प्रभुता संपन्न श्रेणी में ही आते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में आज की सिचुएशन में भेद करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। 5 नंबर केस आता है आपका कॉमन कॉज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेज भारत संघ AIR 99 का ये मामला है। इस मामले में क्या कहा गया था? इस मामले में कहा गया था कि जो मिनिस्टर के द्वारा पेट्रोल पंप का जो आवंटन किया जाता है, पेट्रोल पंप की जो लॉटरी निकल जाती है उसका आवंटन मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, तो यह कार्य प्रभुता संपन्न कार्य नहीं है। यह कार्य प्रभुता संपन्न कार्य नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पर, नीलावती बेहरा वर्सेज उड़ीसा राज्य 1993। जैसा मैंने आपको बताया कि अब प्रभुता संपन्न और अप्रभुता संपन्न जो कार्य है उनके बीच में भेद करना असंभव सा है, ये न्यायालय ने इस केस में बताया। इस मामले में पुलिस की कस्टडी में एक महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो वहां पर पुलिस के द्वारा ये जो कार्य किया गया था वो कार्य प्रभुता संपन्न होते हुए भी राज्य सरकार को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया इस मामले में। अब एक केस और मैं बता देती हूं आपको, और वो मैं यहां लिख देती हूं। धरणीधर पंडा वर्सेज उड़ीसा राज्य का ये मामला है।
AIR 2005। इस मामले में क्या कहा गया, इस मामले में क्या हुआ कि एक एक स्कूल की जो बिल्डिंग थी वह बिल्डिंग गिर गई, तो यहाँ पर बच्चों को चोटें आई। तो पुलिस जो स्कूल की जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के गिरने के कारण जो नुकसान हुआ उसके लिए उस समिति को जिम्मेदार ठहराया गया, जिस समिति के अंतर्गत उसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी, और राज्य सरकार को उस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि यह जो कार्य था वह प्रभुता संपन्न या अप्रभुता संपन्न की श्रेणी में ना होते हुए एक कल्याणकारी राज्य के मामले से रिलेट करता है। तो आज का टॉपिक हमारा जो प्रातिनिधिक दायित्व का था वह यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।